नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिसोर्स के संकल्पना से संबंधित है, संसाधन की संकल्पना से संबंधित है। संसाधन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो समय के हिसाब से बदलता रहा है और उसके कारण उसका जो है संकल्पना भी बदलते रहा है। जैसे सर्वप्रथम अगर बात करें तो संसाधन को डिफाइन किया जाता था कि वह वस्तु जिसका आकार निश्चित हो, जिसे हम छू सके, जो स्पर्शनीय हो या जिससे हम आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकें, वो संसाधन होता है। बाद में जिमरमैन आया। जिमरमैन ने संसाधन की संकल्पना को एक अलग वे में लेके गए और कहा कि जो ग्रेटेस्ट रिसोर्स है वो सुपीरियर ब्रेन पावर होता है, और उन्होंने कहा कि मनुष्य को संतुष्टि प्रदान करने वाली कोई भी चीज़ संसाधन है। अब बाद में 1968 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने संसाधन को परिभाषित करते हुए कहा कि मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कोई भी चीज़ संसाधन है। अब यहाँ पे ये तीनों परिभाषाएं या संसाधन के प्रति ये तीनों दृष्टिकोण समय के हिसाब से बदलते रहे। यहाँ पे एक चीज़ देखने की बात है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन है। पहला ये चीज़ कि संसाधन वो है जो या तो उपयोगी है या जिसे मनुष्य अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उपयोगी बना सकता है। कहने का ये मतलब है कि अल्टीमेटली जो संसाधन का लक्ष्य होता है वो यही होता है कि मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ति करना या मनुष्य को संतुष्टि प्रदान करना। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें दो चार आप कह सकते हैं कि उसका आकार एक होता है जो निश्चित होता है, आप छू भी सकें, आर्थिक लाभ भी दे सकें। ऐसा नहीं है कि आप उसको स्पर्शनीय या नहीं देख पाते हैं तो वो संसाधन नहीं है। जैसे हवा की अगर हम बात करें तो वो भी एक संसाधन है। अगर कल के डेट में समुद्र के बारे में हम जानते हैं लेकिन जो है वो हम उसको देख नहीं पाते, छू नहीं पाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो संसाधन नहीं है। तो यही मतलब है कि संसाधन के अंतर्गत वे सभी चीज़ें आ जाती हैं जो या तो उपयोगी हों या जिसे मनुष्य अपनी ज़रूरतों की पूरी करने के लिए उपयोगी बना सकता है। अब ये संसाधन दो तरीके से हो सकता है, या तो वो प्रकृति से डायरेक्ट हमें प्राप्त हो रहा है जिसे हम प्राकृतिक संसाधन के संदर्भ में समझते हैं या मैनमेड संसाधन कहते हैं। कई बार संसाधन विहीनता ही संसाधन हो जाता है। जैसे संसाधन विहीनता ही जापान का सबसे बड़ा संसाधन है। ये पूर्व जापानी प्रधानमंत्री तनाका का कहना है। उनका ये मानना है कि संसाधन विहीन अगर व्यक्ति होता है तो वो, जिसको एक तरह से हम सिंपल स्टेटमेंट से भी समझ सकते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि संसाधन विहीनता ही जापान का सबसे बड़ा संसाधन है। तात्पर्य यह कि तनाका ने यह साबित करने की कोशिश की कि अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो आप अधिक से अधिक अज्ञात चीज़ों को संसाधन में बदलने की कोशिश करिएगा, और ये जो है कहाँ से होगा, तो मानव और पर्यावरण के अंतराकर्षण से होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि संसाधन का जो संकल्पना है वो स्थैतिक नहीं है, वो स्टैटिक नहीं है। संसाधन की संकल्पना गत्यात्मक होती है। अब संसाधन की संकल्पना गत्यात्मक क्या होती है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये एक जिमरमैन का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, रिसोर्स आर नॉट दे बिकम। कहने का तात्पर्य यह कि यह एक गत्यात्मक संकल्पना को बताता है, मतलब कि संसाधन तटस्थ होते हैं, न्यूट्रल होते हैं नेचर में। मनुष्य अपनी कार्य क्षमता क्या होगा कि संपर्क से तकनीकी की क्षमता में वृद्धि करेगा। तो ये जो मनुष्य अपनी कार्य क्षमता के द्वारा उसका उपयोग करता है। जैसे ऊपर के फिगर से आप समझ सकते हैं कि मानव और पर्यावरण के सतत अंतराकर्षण से क्या हो रहा है कि मानवीय संस्कृति का विकास हो रहा है, कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा है। अब मानवीय संस्कृति का विकास होगा, मानव का विकास होगा, तो नवीन तकनीकी और नवीन इच्छा शक्ति का खोज होगा। उसके बाद क्या होगा कि सांस्कृतिक भूदृश्य में परिवर्तन आएगा। जैसे ये आप फिगर जो देख के आप समझ रहे हैं कि मैन और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप एक लेवल तक जो है इस लेवल पे होता है जहाँ पे कल्चरल डेवलपमेंट डेवलप होता है। फिर जैसे जैसे मनुष्य की तकनीकी और इच्छा शक्ति बढ़ते जाती है वो अधिक से अधिक न्यूट्रल स्टफ को, यानी कि अधिक से अधिक तटस्थ पदार्थ को वो संसाधन में तब्दील करता है और उसको संसाधन मिलता है। जैसे पहले कोयला से काम चलता था, फिर पेट्रोलियम आया, फिर उससे हमने प्राकृतिक गैस निकाला, फिर परमाणु ऊर्जा की बात कर रहे हैं हम, इथेनॉल की बात कर रहे हैं, बायोडीजल की बात कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब नेचर में पहले से न्यूट्रल थे, लेकिन हमने उसको अपनी इच्छा शक्ति से, उसको अपनी तकनीकी से, अपने आवश्यकताओं के हिसाब से उसको डेवलप करना शुरू किया और वो संसाधन के तौर पे
बदलने लगा। जैसे एक सिंपल चीज़ है कि हमें एक किसी वस्तु की ज़रूरत होती है और वो हमें नहीं मिलता है तो हम उसकी खोज तलाशते हैं, और जब वो अज्ञात चीज़ें हमें ज्ञात हो जाती है तो हम उसका उपयोग करना शुरू करते हैं। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। अब जो निचला फिगर है, दूसरा फिगर ये बताता है कि मानव का प्रकृति पर्यावरण से जो अंतराकर्षण होता है उसमें मानव की इच्छा होती है, और उस अंतराकर्षण से वातावरण में संशोधित भूदृश्य का निर्माण होता है। हालांकि प्रकृति उसमें कुछ संशोधन भी करती है, कुछ प्रतिक्रिया भी करती है, तो उससे जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं, या आप कह सकते हैं कि वो एक आइडियल कंडीशन है। तो संसाधन को बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें उस चीज़ में संतुलन स्थापित करना होगा, क्योंकि मानव की इच्छा जो है वो अनंत है, लेकिन योग्यताएं जो है वो उसका प्लस पॉइंट है। और वो आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करता है, संसाधन का उपयोग करता है, जो कि इसको इच्छा की पूर्ति करती है। और संसाधन का उपयोग करने के क्रम में प्रकृति कुछ लेवल तक उसका प्रतिरोध करती है, यानी जो मानव संशोधित भूदृश्य है वो वातावरण उसका प्रतिक्रिया एक तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये जो प्रतिरोध होता है उस संदर्भ में ये समझने की ज़रूरत है कि उस प्रतिरोध को कहीं ना कहीं हमें संतुलित रखने की आवश्यकता होती है। अगर हम रिसोर्स को सिंपल वे में समझें तो रिसोर्स को हम नवीकरणीय के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, उपयोगिता के आधार पे अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। अगर रिन्यूएबिलिटी के आधार पे कहें तो कह सकते हैं कि रिन्यूएबल या नवीकरणीय होता है, या नॉन रिन्यूएबल होता है, अनवीकरणीय होता है। रिन्यूएबल का मतलब हो गया कि जो है आपका उसमें सोलर एनर्जी आ जाएगा, टाइडल एनर्जी आ जाएगा, हाइडल पावर हो गया, विंड हो गया, एनर्जी हो गया, यानी कि क्षितिजल पावक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से नवीकरणीय है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब कि अनवीकरणीय होगा। अगर उसको हम दो भाग में बांट दें तो हम कह सकते हैं कि मेटालिक नॉन मेटालिक होगा, या मिनरल रिसोर्स एनर्जी रिसोर्स होगा, तो वो एक अलग पार्ट हो जाता है। एक साइकिलिक का मतलब कि वो एक चक्र पूरा करके कंप्लीट करता है उसको। ओरिजिन या उत्पत्ति के आधार पे हम दो भाग में बांट सकते हैं, या तो वो जैविक होगा या अजैविक होगा। यूटिलिटी के आधार पे हम कह सकते हैं कि या तो वो एनर्जी होगा, जैसे नॉन एनर्जी होगा, नॉन रिप्लेसमेंट, या रिप्लेसिबल एनर्जी होगा। कहने का मतलब ये है कि एनर्जी रिसोर्स को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं, या रॉ मटेरियल जिसको हम कच्चा पदार्थ कहते हैं, चाहे वो मिनरल हो, वेजिटेशन या फूड हो, जो भी। तो ये एक क्लासिफिकेशन रिसोर्स का बताता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन को हमने दो भाग में बांटा है। एक भाग नवीकरणीय का है, एक भाग अनवीकरणीय का है। नवीकरणीय का मतलब जिसमें सन हो गया, आपका अदर बायोटिक रिसोर्स हो गए, जैसे सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी चीज़ें, बायोगैस हो गया, फिर प्लांट्स एंड एनिमल से जो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ होता है उसका, इकोसिस्टम, लैंड, सॉइल, ये सारे जो है रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की अगर हम बात करें तो उसमें हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक भाग जो है वो मिनरल रिसोर्स है, जिसमें मेटालिक मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल आते हैं। मेटालिक मिनरल में फेरस मेटालिक मिनरल जैसे आयरन, मैग्नीज, क्रोमाइट हो जाते हैं। नॉन फेरस में जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, टीन हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो ये सारे जो हैं ये अलौह धात्विक खनिज और लौह धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज के दो पार्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें अधात्विक खनिज की तो उसके अलग पार्ट होते हैं, जिसमें लाइमस्टोन होता है, डोलोमाइट, माइका, जिप्सम, ये सारी चीज़ें आती हैं। ऊर्जा संसाधन की अगर बात करें तो उसमें जैविक ऊर्जा हो जाएगा, वायल हो जाएगा, गैस हो जाएगा, लिग्नाइट हो जाएगा, पीट हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ जो हैं, जिसको कोल हम कह सकते हैं ओवरऑल, तो ये सारे रिसोर्स के टाइप हैं, जिसको अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भारत में, खासकर अगर हम भारत के संदर्भ में इसको लें, तो संसाधन जो हम कहें कि संसाधन होता नहीं बनता है। तो एक आम आदमी तो कोयला नहीं खोज सकता है, एक आम आदमी तो पेट्रोलियम नहीं खोज सकता है, तो उसके लिए कई सारे ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। मैं भारत के संदर्भ में आपको उदाहरण देना चाहूँगा। वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे संबंधित होते हैं, जैसे कि संसाधन के अन्वेषण करना, उसका शोषण, उसके संरक्षण की बात करना। तो जैसे कोलकाता में स्थित जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है, भारतीय खान ब्यूरो, इसके अलग अलग इसका रीजनल सेंटर भी है भारत में फैला हुआ। उसके अलावा खनिज अन्वेषण निगम है, जिसको MECL कहा जाता है, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका कारखाना जो महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है, कारखाना सॉरी मैं बोला, वो हेडक्वार्टर जो है। फिर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये हैदराबाद में स्थित है। तो ये जो
4 संस्थाएं हैं, चाहे वो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हो कलकत्ता, भारतीय खान ब्यूरो हो, या खनिज अन्वेषण निगम हो नागपुर, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड हो हैदराबाद। तो ये सब खनिजों के अन्वेषण, शोषण और संरक्षण से रिलेटेड होते हैं। जहाँ तक रिसोर्स की बात है तो रिसोर्स की संकल्पना समय दर समय चेंज होते रहती है। भारत में छोटा नागपुर पठार हो गया, मध्यवर्ती, दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी पेटी, जहाँ पे मिनरल काफ़ी पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो 18th सेंचुरी में माना जाता है कि 18वीं सदी में माइनिंग का एविडेंस मिला था, लेकिन समय दर समय पे वो तेज़ी से बढ़ने लगा और आज जो है लगभग 1500 से 1600 टाइम इंक्रीज कर गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो है मतलब आप कह सकते हैं कि मानव की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं और मिनरल का एक्सप्लोरेशन भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब ये तेज़ी से बढ़ने का कारण, हेवी इंक्रीज के कारण कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कहीं ना कहीं उसके खपत पे जो है आधिक्य होते जा रहा है। और ये हम जानते हैं कि जो रिन्यूएबल सोर्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं उनका एक टाइम लिमिट होता है और हो सकता है कि वो एक समय के बाद समाप्त हो जाए। तो उसके बाद फिर मनुष्य क्या करेगा? तो उसके लिए ज़रूरत हो जाता है कि हम उसको संरक्षण करें, डिफरेंट कानून बना के। जैसे माना जाता है भारत की अगर हम संदर्भ में इसको समझें तो भारत में जो करंट यूटिलाइजेशन रेट है, यानी वर्तमान में जो उपयोग कर रहा है भारत अपने संसाधनों का, तो उसका जो कुकिंग कोल है वो 13 साल में समाप्त हो जाएगा। अभी जितना संसाधन है उसके संदर्भ में अगर हम समझें तो नॉन कुकिंग कोल 116 साल तक चलेगा। कॉपर 36 साल के आसपास का एज बताया जा रहा है कि उसके बाद नहीं मिल पाएगा। आयरन और 32 साल, बॉक्साइट 30, जिंक 50 साल, गोल्ड 10 साल। तो ये सब क्या है? ये ऐसा पोजीशन है कि इस समय हो सकता है कि ये संसाधन समाप्त हो जाए। अलग बात है कि इनके बीच हम और नए संसाधनों को खोज पाएँ। तो संरक्षण हेतु जरूरी है कि विवेकपूर्ण नीति अपनाई जाए। अब यहाँ पे चाहे वो नेशनल मिनरल पॉलिसी इंडिया का है या हर कंट्री अपना अपना जो है मिनरल पॉलिसी बनाता है, जिसमें मिनरल को रेगुलेट या उसका डेवलपमेंट करे, उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ के देखे। उसके बदले में रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो है प्रतिस्थापन खनिज करे। जैसे अगर एनर्जी रिसोर्स की हम बात करें तो आज सोलर एनर्जी पे, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन सब पे जो है निर्भरता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब हो सकता है कम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, चाहे वो एनर्जी हम कम से कम यूज करें, जिसमें एलईडी लाइट हो गया, पावर ग्रिड, ये सब डेवलप हो रहे हैं। तो तात्पर्य यह है कि संसाधन जो हम बना रहे हैं अपनी उपयोगिता के लिए या अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, तो ज़रूरी ये है कि उस न्यूट्रल स्टफ़ को अगर संसाधन में हम तब्दील कर रहे हैं, जिसको जिमरमैन ने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो उसके लिए ये भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उस संसाधनों का दोहन या उस संसाधनों का उपभोग एक विवेकपूर्ण हो, एक सही तरीके से हो, ताकि वो संसाधन लंबे समय तक टिके और आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ पहुँचाए। और उसको हम कह सकते हैं कि वो एक संपोषणीय विकास या सतत विकास की संकल्पना को मान के हमें चलना होगा। तो ओवरऑल ये संसाधन का एक बेसिक समझ विकसित होता है इससे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में अन्य टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।